मिडिल ईस्ट क्राइसिस की पीस टॉक 2.0 पर सस्पेंस बरकरार है। चर्चा तो है कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की संभावना इस्लामाबाद में फिर से बन रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में शांति वार्ता होगी या फिर कूटनीति का कोई नया खेल रचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर दिन बयान, हर दिन तस्वीर बदल रही है और इसकी असली वजह क्या कभी सामने आ पाएगी, आज इस पर बात करेंगे। और बंगाल की कुछ सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है, साइलेंट पीरियड लागू हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये साइलेंट पीरियड आखिर होता क्या है, क्यों लागू किया जाता है और इसके पीछे चुनाव आयोग की कौन सी मंशा होती है, कौन से सख्त नियम होते हैं, आज बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस से है, जिसमें कानूनी लड़ाई को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाया गया है कि इस केस को भी अयोध्या जैसी रणनीति के साथ अपनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा अचानक क्यों उठाया गया और उसके पीछे की असली रणनीति क्या है, सब कुछ बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं शांति वार्ता से। शांति वार्ता 2.0 पर बात करने की पहल तेज हो चुकी है। यूएस ईरान टकराव पर इस्लामाबाद में ये टॉक होनी है और कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है। तो पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ी सीक्रेट डील होने जा रही है, और अगर पाकिस्तान इस पूरे खेल में नया डिप्लोमेटिक मंच बन रहा है तो पाकिस्तान के लिए क्या फायदेमंद होगा। फिलहाल सस्पेंस अब भी बना हुआ है, हालात लगातार बदलते जा रहे हैं, बयान और धमकियां भी साथ साथ आ रही हैं। ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उस खतरनाक डिप्लोमेसी की है, जहां एक तरफ शांति की पहल है तो दूसरी तरफ भरोसे का भी बड़ा संकट है। अगर पिछली अपडेट को समझें और देखें तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक शुरुआती दौर की सीधी और अप्रत्यक्ष बातचीत कराने की कोशिश की गई थी। उस मीटिंग का मकसद था दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम किया जाए, दोनों के बीच डायलॉग फिर से शुरू हो, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकल गई। होर्मुज बैन पर, परमाणु कार्यक्रमों पर, सुरक्षा गारंटी को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। राइटर्स की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत तब तक संभव नहीं है जब तक धमकियों का माहौल खत्म नहीं होता। ईरान का रुख अब पहले से ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि बातचीत के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन दबाव, धमकी और डर के माहौल में किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता, बल्कि अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर भी चल रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर लगातार सख्त बयान आते रहे, दबाव भी देखने को मिला और इसी वजह से दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई और गहरी होती गई। अब दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो उसके लिए भी आसान नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ एक नया सीज़फायर यानी एक सीमित समझौता बने, जिसमें परमाणु गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सके। वॉशिंगटन की कोशिश है कि बातचीत किसी तरह से फिर से शुरू हो, लेकिन इसे मजबूत शर्तों के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद में हुई बातचीत जैसी पिछली कोशिशों के साथ असफल हो गई थी, नाकामयाब रही थी। अब सवाल ये है कि क्या इस बार हालात ऐसे बदलेंगे या फिर उस तरह की अड़चन फिर सामने आएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया गया है कि इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस से कुछ हाई लेवल संपर्कों की और संभावित राजनीतिक यात्राओं की भी चर्चा सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए अभी केवल इसे कूटनीतिक संभावना ही माना जा रहा है। असल में सबसे बड़ी समस्या वही पुरानी है, ईरान का भरोसे का संकट और अमेरिका की शर्तें। ईरान कहता है कि जब तक दबाव, धमकियां रहेंगी, माहौल नहीं बनेगा, बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका चाहता है ईरान पहले कुछ कदम उठाए, तभी आगे डील संभव होगी। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे समुद्री रास्ते को लेकर के जो तनाव है इस पूरे मामले में अभी और भी ज़्यादा संवेदनशील और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। तो बीच में अब पाकिस्तान की भी एक भूमिका है, जहां दो बड़े देशों के बीच वो ब्रिज का काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक और अधूरी कूटनीतिक कोशिश है या फिर सच में कोई बड़ा समझौता पर्दे के पीछे धीरे धीरे आकार ले रहा है। और बंगाल चुनाव अपने चरम पर है। कुछ सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार लगभग थम चुका है। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार उन सीटों पर शांत हो जाता है।
जहां चुनाव होने होते हैं और 23 तारीख को कुछ सीटों पर बंगाल में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है। तो साइलेंस पीरियड यहाँ लागू हो गया है और तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में जो ये अचानक खामोशी आ गई है, वो शांति है, उसके पीछे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। ये काल सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना जाता है। चुनाव प्रचार अपने सबसे अहम मोड़ पर था। चुनाव प्रचार में पूरी तरह से शांति आ गई है, राजनीतिक माहौल बदल गया है। भारत के दो बड़े राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रही हाई वोल्टेज राजनीतिक जंग का अब सन्नाटा शुरू हो गया है। जहां शोर अब थम चुका है, लेकिन असली लड़ाई अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने साइलेंट पीरियड लागू कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली, रोड शो, भाषण या वोट करने की अपील की अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इस दौरान राजनीति रुक जाती है, थम जाती है, या फिर खेल का तरीका बदल जाता है? अब साइलेंट पीरियड क्यों ज़रूरी है और क्या है इसके नियम? अगर नियमों को आसान भाषा में समझे तो ये 48 घंटे का समय मतदाताओं को दिया जाता है, माहौल शांत रखा जाता है ताकि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आखिरी समय में प्रचार के बाद अपने स्वयं के निर्णय ले सके, स्वयं का वो फैसला ले सके कि आखिर हमें किस पार्टी के साथ जाना है। लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वोट सिर्फ 48 घंटे में ही बनते हैं या फिर फैसला पहले ही हो चुका होता है? अब अगर चुनावी तस्वीर देखें तो तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल की 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों राज्यों में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बड़े बड़े रोड शो किए गए, तीखी बयानबाजियां हुई, आखिरी मिनट की रणनीतियों ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। जैसे ही साइलेंट पीरियड शुरू हुआ, पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अब न रैली है, न शोर है, सिर्फ एक सन्नाटा है जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इन्हीं सन्नाटों में छुपा हुआ है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक इस दौरान टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद रहता है। यहाँ तक कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भी रोक लगाई जाती है ताकि वोटिंग पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन असली चर्चा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही वो समय है जब मतदाता खामोश होते हैं, लेकिन उनके फैसले धीरे धीरे आकार ले रहे होते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके की सीधी टक्कर है, जबकि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब मंच खाली है, पूरा खेल सिर्फ एक चीज़ पर आकर अटक गया है, वो है जनता का वोट। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन राजनीति में अंदर काफ़ी हलचल है। शायद यही पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि लोकतंत्र कभी कभी सबसे ज़्यादा बोलता है और बाहर सबसे ज़्यादा खामोश रहता है। और अब बात करते हैं मथुरा का। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस एक और लंबी कानूनी लड़ाई बन चुका है, जिसमें हर सुनवाई के साथ सस्पेंस और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं, बल्कि सदियों की आस्था, इतिहास और कानून के टकराव की वो लड़ाई है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। मथुरा की हर गली कोर्ट की तरफ निहार रही है कि आखिर फैसला क्या होगा। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ताज़ा रिपोर्ट। हाल ही में हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की एक अहम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि हिंदू पक्ष इस केस को अयोध्या की रणनीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और साफ कर दिया कि मामला आगे सुना जाएगा। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी है। अगली सुनवाई 15 मई को तय की गई है। अगर इस पूरे विवाद को समझे तो इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर आज शाही ईदगाह मस्जिद है, वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद वैध है। 1968 के समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच मामला पहले ही सुलझ चुका है। पिछले कुछ सालों में ये मामला तेजी से आगे बढ़ा। 2023 में इस विवाद से जुड़े कई मुकदमों को एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जिससे सुनवाई और भी तेज हो गई। फिर 2024 में एक मोड़ आया जब कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं और उन्हें सीधा खारिज नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। 2025 में भी कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें कुछ मांगों को रिपोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन केस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट इस पूरे विवाद को विस्तार से सुनना चाहता है। अब 2026 में जो नया अपडेट सामने आया है, उसने इस केस को फिर से चर्चा में ला दिया।
मस्जिद पक्ष ने एक संशोधन याचिका के जरिए अपने तर्क मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला देने के बजाय अगली तारीख तय कर दी है। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली लड़ाई अभी बाकी है। इस पूरे केस में सबसे बड़ा कानूनी सवाल पीस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के भी है। कानून कहता है कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति नहीं बदली जा सकती, लेकिन इस केस में कोर्ट ने पहले ही संकेत दिया कि ये मामला पूरी तरह से कानून के तहत रोका नहीं जा सकता, और यही इसे और भी ज़्यादा संवेदनशील बना देता है। यही वजह है कि इस केस की तुलना बार बार अयोध्या से की जाती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या मथुरा में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, और हर सुनवाई के लिए नई बहस, नए तर्क, नए सवाल सामने आते हैं। ना कोई अंतिम फैसला है, ना ही कोई अंतिम पक्ष पूरी तरह से साफ निकल कर आया है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ज़मीन का विवाद नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और कानून की एक जटिल लड़ाई है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।